सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। तो गाइज आज की इस वीडियो में ना मैं आपको मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके पिछले 10 साल से ना बार बार रिपीट हो रहे हैं और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूं। मेरे पास है ना एडुकार्ट का ये साइंस वाला सैंपल पेपर है, पीडब्ल्यू का ये साइंस वाला सैंपल पेपर है, एडुकार्ट का एक साइंस वाला क्वेश्चन बैंक है और एडुकार्ट का ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक है साइंस की। इन सभी बुक को मैंने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज किया है और इन सभी बुक्स में जो पिछले 10 साल से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना और जो इन सभी बुक्स में कॉमन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। और देखो यार, ये जो आपका मेटल एंड नॉन मेटल वाला जो चैप्टर है ना, ये आपके पेपर में टोटल 6 नंबर का आने वाला है और इस वीडियो को अगर आपने स्किप किया ना तो ये सोच लेना ये आपके जो 6 नंबर है ना ये आपके गए। तो आपको किसी भी हाल में ना इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा और ये क्वेश्चन पिछले 10 साल से बार बार आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको हर हाल में करने ही करने हैं। तो चलो यार, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो बेसिक चीजें ना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आप है ना वीडियो के पहले ही कर दो, क्योंकि एक बार जब मैं पढ़ाने लग जाऊंगा ना तो मैं ये सब चीजें करने के लिए आपको नहीं बोलूंगा। तो ये जितनी भी बेसिक चीजें हैं, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये पहले ही कर दो, ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना और हो सके तो यार अपने घर में ना कोई शांति वाली जगह जाके बैठ जाना और हो सके तो कानों में ईयरफोन डाल लेना ताकि आप वीडियो को अच्छे से देख सको। तो चलो यार, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। इन नेचर एल्यूमिनियम इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट वेयर एज सिल्वर एंड गोल्ड आर फाउंड इन फ्री स्टेट। गिव रीजन। ये आपको रीजन बताना है कि जो एल्यूमिनियम है ना वो आपका कंबाइंड स्टेट में मिलता है एंड वहीं पे जो गोल्ड है और जो सिल्वर है वो आपका फ्री स्टेट में मिलता है। तो ऐसा क्यों है? तो यार बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख के ना बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि भैया आप तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन करा रहे हो। एक्चुअली है ना, स्टार्टिंग में मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो आपके थोड़े से इजी लेवल वाले हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग में अगर मैं आपको मुश्किल क्वेश्चन करवा दूंगा ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये भैया ये इस टाइप के कौन से क्वेश्चन करा रहे हैं, ये तो हमें आते ही नहीं है। और इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ना इजी क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो लो ना हो। और चिंता मत करो, धीरे धीरे ना हम क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इंक्रीज करेंगे, हम आगे जाके मुश्किल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में बताओ कि जो एल्यूमिनियम है वो आपका कंबाइंड स्टेट में क्यों पाया जाता है और जो सिल्वर और गोल्ड है ये आपका फ्री स्टेट में क्यों मिलता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं ना तो आप एक काम कर सकते हो, आप ना वीडियो के साथ साथ अपना जो आंसर है ना वो कमेंट्स में साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है, ताकि फिर मैं बाद में जब वीडियो के कमेंट्स देखूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई कितने बच्चों को आंसर आते हैं और कितनों को नहीं आते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आता है ना तो वो प्लीज आप है ना उसका आंसर कमेंट्स में जरूर लिखना, ठीक है। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। तो एल्यूमिनियम जो है ना वो आपका कंबाइंड स्टेट में क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है ना वो आपका बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो एल्यूमिनियम क्या है, ये आपका एक हाई रिएक्टिव मेटल है और जो आपके मेटल हाई रिएक्टिव होते हैं ना वो आपके हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। एंड वहीं पे जो आपका सिल्वर है या आपका जो गोल्ड है, मेरे को जल्दी से ना कमेंट्स में ये बताओ कि सिल्वर का केमिकल नेम क्या होता है। सिल्वर का केमिकल नेम है Ag, ठीक है। Ag बेसिकली सिल्वर का केमिकल नेम है, ठीक है। और गोल्ड का क्या नाम है, Au। गोल्ड का केमिकल नेम Au होता है। तो जो आपका सिल्वर है और जो आपका गोल्ड है ना ये दोनों के दोनों क्या है, ये आपके लेस रिएक्टिव है, ठीक है। और जो चीज आपकी लेस रिएक्टिव होती है ना वो आपकी हमेशा फ्री स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम आपका कंबाइंड स्टेट में क्यों पाया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव है और जो आपका सिल्वर है और जो गोल्ड है ना ये आपके लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये किसी से ना पंगे नहीं लेते, ठीक है। आपने देखा होगा हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शांत रहते हैं, तो ये सिल्वर और जो गोल्ड है ना वो उसी टाइप की चीज है कि ये ना शांत रहते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन वहीं पे जो एल्यूमिनियम है ये आपका हाई रिएक्टिव है, तो ये सभी के साथ ना पंगे लेता रहता है। और एल्यूमिनियम तो आपका इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर आप एल्यूमिनियम को ऐसे खुले में छोड़ दोगे ना तो एल्यूमिनियम आपका एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है ना इस तक के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो एल्यूमिनियम जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। एंड वहीं पे सिल्वर और जो गोल्ड है ये आपके स्टेबल होते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये आपके फ्री स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन इट्स सरफेस, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। आपको पहले तो ये बताना है कि जब आपका कैल्शियम
वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो थोड़ी देर के बाद जब रिएक्शन हो जाता है तो आपका कैल्शियम पानी के ऊपर तैरने क्यों लग जाता है। एक तो आपको इसका रीजन बताना है और साथ में आपको ना जब आप कैल्शियम को पानी के अंदर डालोगे तो जो केमिकल रिएक्शन होगी उस केमिकल रिएक्शन की आपको केमिकल इक्वेशन भी बतानी है। तो दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में पूछी हुई है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ना केमिकल रिएक्शन बता देता हूं। तो यहां पे मैं कैल्शियम ले लेता हूं। तो कैल्शियम को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं यानी कि H2O के अंदर डालते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और साथ में आपकी जो हाइड्रोजन गैस है ये आपकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये गैस है। गैस क्या होता है, देखो कैल्शियम आपका सॉलिड है, पानी आपका लिक्विड है, तो कैल्शियम को जब पानी में डालोगे तो आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो वो गैस पानी से बाहर निकल के ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन होने वाली है। इसको आप बैलेंस कर सकते हो। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको ना इसके आगे 2 लगा देना है, ठीक है। अब ये आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से आपकी केमिकल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो ना तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले चैप्टर के अंदर बता चुका हूं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें आपका एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहां पर नोटिस करो, ये मैंने कैल्शियम ले लिया, ठीक है। तो आप वाटर के फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हो, H एंड OH जब कंबाइन होते हैं तब वाटर बनता है, आपको पता है ना। तो यहां पे देखो क्या चीज हुई है कि आपका ये जो कैल्शियम है ना, ये कैल्शियम आपका हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये कैल्शियम क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा, और ये आपकी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहां पे साइड में आ गई और यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। तो बेसिकली कैल्शियम ने क्या किया, आपके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए ये रिएक्शन क्या बोली जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोली जाती है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ना रिएक्शंस को पहचानना भी है कि कौन सी रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी क्या है। और एक और चीज बता देता हूं, ये रिएक्शन आपकी ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही है, और साथ में ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होती है, जिसमें रिएक्शन के बाद आपकी एनर्जी निकले। वो एनर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है या हीट एनर्जी हो सकती है। तो इस केस में आपकी कौन सी एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है, क्योंकि जब आप कैल्शियम को पानी के अंदर डालोगे ना तो वो जो पानी है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही है, साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो आपको ना इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को पहचानना भी है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो अब देखो हमने जस्ट क्या किया है, केमिकल इक्वेशन लिखी है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे रीजन भी पूछा है कि आपका जो कैल्शियम है ना वो थोड़ी देर के बाद जब रिएक्शन हो जाती है तो थोड़ी देर के बाद जो आपका कैल्शियम है वो पानी के ऊपर फ्लोट क्यों करना शुरू हो जाता है। देखो कैल्शियम बेसिकली आपका क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड जनरली आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर इजीली फ्लोट तो नहीं करता। तो क्या होता है मैं बताता हूं, ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस है ना, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब पानी में से निकलती है तो वो बबल्स की फॉर्म में निकलती है। तो वो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स है ना वो आपके इस कैल्शियम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो कैल्शियम है ना वो भी आपका फ्लोट करने लग जाता है। देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, आपकी जो हाइड्रोजन गैस है ना वो नीचे से ऊपर जाती है। तो हाइड्रोजन गैस ऑब्वियस सी बात है, गैस तो नीचे से ऊपर ही जाएगी। साथ में ये जो हाइड्रोजन गैस है ना अपने साथ कैल्शियम को भी ऊपर ले जाती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन जो गैस है वो आपके इस कैल्शियम के साथ जाके अटैच हो गई है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस तो जाएगी नीचे से ऊपर, वो साथ में कैल्शियम को भी नीचे से ऊपर ले जाती है, जिसकी वजह से आपका जो कैल्शियम है ना वो हमें लगता है कि वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में कैल्शियम फ्लोट नहीं कर रहा होता, वो कैल्शियम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है ना उसकी वजह से वो कैल्शियम फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो आपको रीजन भी पता चल गया कि कैल्शियम क्यों फ्लोट करता है, वो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो कैल्शियम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। रीजन पता चल गया और इक्वेशन मैंने आपको बता दी, कैल्शियम प्लस H2O। और एक बात का ध्यान रखना, आपके ना वाटर के 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, ठीक है, और यहां पे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगी। क्लियर एवरीवन, आपको ना केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ना ये जो 2 मैंने लिखा है ना ये लिख के आना है आपको पेपर में। तो अगर आप पेपर में ये 2 नंबर नहीं लिख के आए ना तो ये समझ लेना कि आपका आधा नंबर कट जाएगा। तो आप पेपर में जितनी भी इक्वेशन लिख के आओगे सारी की सारी इक्वेशंस को आप खुद से बैलेंस जरूर करोगे। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार क्वेश्चन में तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन फिर भी आपको ना इक्वेशन को बैलेंस करना है, चाहे क्वेश्चन में बोला जाए या ना बोला जाए, आप फिर भी खुद से इक्वेशन बैलेंस जरूर करके आओगे। देखो इक्वेशन बैलेंस करने से क्या होता है ना, आपका ना एग्जामिनर पे जो भी आपका पेपर चेक करेगा उसके ऊपर है ना आपका एक बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन जाता है। तो उस इंप्रेशन के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशंस को बैलेंस करना है।
क्लियर एवरीवन, समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड नॉट इन सॉलिड स्टेट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका जो आयोनिक कंपाउंड होता है ना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ मोल्टन स्टेट यानी कि जो लिक्विड स्टेट होती है, यानी कि किसी चीज को आप जब गर्म करके पिघला देते हो तो उस पिघली हुई स्टेट के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन जब वो सॉलिड होता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, ये बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है। एक काम करते हैं, हमारे घर में जो सबसे फेमस आयोनिक कंपाउंड है ना उसको ले लेते हैं, जो कि है नमक। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको पता है दो अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो सोडियम है और ये जो क्लोरीन है, ये दोनों अपोजिट चार्ज के हैं। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और इन दोनों के बीच में ना एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में। तो जब आपका सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है ना, वो आपका आयंस में डिसोशिएट नहीं होता, ठीक है, उसमें से कभी भी आयंस नहीं निकलेंगे। यहां पे तो देखो मैंने एग्जांपल के लिए सोडियम क्लोराइड लिया है, आप कोई भी आयोनिक कंपाउंड ले लो, कोई भी आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है। तो ये जो आपका सोडियम क्लोराइड है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में ना आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन जब आप इस सोडियम क्लोराइड को मेल्ट कर दोगे ना, यानी कि आपने एक काम करो, आप है ना बहुत सारा नमक इकट्ठा कर लो, ठीक है, उस नमक को जब आप बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो नमक है ना आपका पिघल जाएगा। तो जब आपका नमक पिघल जाएगा ना, तो कोई भी पिघली हुई चीज को क्या बोलते हैं, मोल्टन स्टेट बोलते हैं। तो कोई भी चीज जब पिघल जाती है वो आपकी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप किसी भी चीज को पिघलाने के लिए क्या कर रहे हो, आप किसी भी चीज को पिघलाने के लिए उसको हीट एनर्जी दे रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो, यानी कि उसको हीट एनर्जी दे रहे हो। तो जब आप सोडियम क्लोराइड को एनर्जी दे दोगे ना, ये आपका मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद इसमें से ना आपके जो आयंस है वो आपके निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो मैंने क्या बताया था, सॉलिड फॉर्म में आपके आयंस नहीं निकलते हैं, ठीक है, नहीं निकलते हैं। और कोई भी चीज जब आपकी मेल्ट हो जाती है, या मतलब कोई भी चीज जब आपकी लिक्विड में चेंज हो जाती है ना, आपको पता है किसी भी चीज को आप जब मेल्ट करोगे तो वो पिघल जाएगी, यानी कि वो लिक्विड में चेंज हो गई है। तो कोई भी चीज जब आपकी लिक्विड में चेंज होती है, उसमें से आपके जो आयन है वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी चीज में से ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी तभी पास हो सकती है जब उसके अंदर आपके फ्री आयंस हो। क्या हो, फ्री आयंस हो, ठीक है। देखो जब आपका आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होता है उसमें आपके फ्री आयन नहीं होते, लेकिन जब आपका आयोनिक कंपाउंड मेल्ट हो जाता है, यानी कि वो जब लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, तब उसके पास फ्री आयन होते हैं। तो जब फ्री आयन होंगे तभी तो कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, राइट। तो आपका आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उसके पास आयंस नहीं होते। लेकिन आयोनिक कंपाउंड जब आपका मेल्ट हो जाता है या फिर वो लिक्विड स्टेट में जब वो चेंज हो जाता है, तब उसके पास फ्री आयन होते हैं, ठीक है। तो फ्री आयन होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, फ्री आयन नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्लियर है एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि फ्री आयन नहीं होते हैं। मेल्टेड स्टेज में क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि उस टाइम उसके पास फ्री आयन होते हैं। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में टोटल आपके पास 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों पार्ट को पढ़ के आपको रीजन बताना है कि इन तीनों पार्ट में जो जो चीज बोली गई होगी वो आखिर आपकी क्यों होती है, आपको रीजन देना है। तो सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं। पहले पार्ट में देखो क्या बोला गया है, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा गया है कि हमारी जो ज्वेलरी बनती है ना, वो प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, इन 3 चीजों से ही क्यों बनती है। हमारी जो ज्वेलरी है वो हम लोहे से क्यों नहीं बनाते, आयरन से क्यों नहीं बनाते, ये आपसे बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो इसके ना टोटल 4 रीजन है। एक तो आपका प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, ये आपके ऐसे मेटल है जो कि आपके बहुत कम रिएक्टिव है। क्या है ये, आपके लेस रिएक्टिव है, ठीक है। यानी कि लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये आपके एटमॉस्फेयर में जो आपकी वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, उन तक से रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए लेस रिएक्टिव होने की वजह से ना इन पे आपका जंग नहीं लगता। आपको पता है जो लोहा है, लोहा आपका इतना रिएक्टिव है कि वो आपके एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, उन तक से रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए लेस रिएक्टिव होने की वजह से ना आपके इन तीनों के ऊपर क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता। लेकिन अगर आप ज्वेलरी आयरन से बनाओगे ना, तो आपका आयरन जो है ना वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो आपके ना एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, उन तक से रिएक्ट करके क्या कर देता है, अपने ऊपर जंग लगवा लेता है। लेकिन आपका प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए इनके ऊपर क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता, ठीक है। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है कि ये ना आपके लस्ट्रस है,
क्या है लस्ट्रस? लस्ट्रस का मतलब क्या होता है कि ये ना बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। अगर आप गोल्ड को देखोगे, सिल्वर को देखोगे, प्लेटिनम को देखोगे ना, उनके अंदर है ना खुद की मतलब एक नेचुरल शाइननेस है। अगर आप लोहे को देखोगे ना, लोहा आपका ना कुछ टाइम तक तो शाइन करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद है ना वो डल हो जाता है। लेकिन आपका गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम एक ऐसे एलिमेंट है जो कि आपके ना 100 साल, 200 साल, 300 साल तक शाइन करते ही रहते हैं। इसीलिए ये दूसरा रीजन है कि जो ज्वेलरी है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि आपके ना मतलब दूर से शाइन करे, राइट? ज्वेलरी होने का तभी तो फायदा है ना। अगर आप ज्वेलरी ऐसी चीज की बना दोगे जो कि बहुत डल है, तो वो फिर दूर से चमकेगी नहीं, दूर से नजर ही नहीं आएगी, तो फिर उसका ज्वेलरी का फायदा क्या है, राइट? तो ज्वेलरी जो है ना वो आपकी शाइन भी करनी चाहिए। तो आपका प्लेटिनम, गोल्ड और जो सिल्वर है ये आपके लस्ट्रस है, यानी कि इनके अंदर खुद की नेचुरल शाइननेस होती है, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है कि ये बहुत ज्यादा डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है कि इनसे ना ज्वेलरी बनाना बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप लोहे की ज्वेलरी बनाओगे ना, तो लोहा जो है ना वो बहुत ही हार्ड मेटल है, ठीक है, उसमें मतलब बहुत ज्यादा चोट मारनी पड़ती है तब जाके वो बेंड होता है। लेकिन जो आपका गोल्ड है, सिल्वर है और जो प्लेटिनम है ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल है और इन पे ना मतलब हल्के से प्रेशर से है ना ये मुड़ जाते हैं। आपने वो एक बहुत ही फेमस कहावत भी सुनी होगी कि 100 सुनार की एक लोहार की। सुनार जब भी ज्वेलरी बनाता है ना, वो बहुत प्यार से मतलब गोल्ड पे ऐसे चोट मारता है, लेकिन जो लोहार होता है, यानी कि जो लोहे के साथ काम करता है, वो ना लोहे को बहुत जोर जोर से पीटता है, राइट? तो आपका जो गोल्ड है, सिल्वर है और जो प्लेटिनम है ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और इनसे ना ज्वेलरी बनाना बहुत ज्यादा इजी है, क्लियर? और चौथा रीजन है आपका मालिएबल। मालिएबल का मतलब भी वही होता है कि आपके जो गोल्ड, सिल्वर और जो प्लेटिनम है ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। देखो एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूं मैं आपको। डक्टाइल और मालिएबल का मीनिंग ये होता है कि आपका ना गोल्ड से, सिल्वर से और प्लेटिनम से आपकी ना वायर बनाना या फिर शीट्स बनाना ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। बेसिक मतलब वही है कि गोल्ड, सिल्वर और जो प्लेटिनम है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल है, जिसकी वजह से इनको इजीली मोड़ा जा सकता है, इजीली बेंड करके कोई भी शेप दी जा सकती है। क्योंकि आपको पता है जो ज्वेलरी होती है ना, वो बहुत ही बारीकी का काम है ना। अगर आप सोने का कड़ा बनवा रहे हो या सोने की चैन बनवा रहे हो, तो वो बहुत ही बारीकी का काम है। तो ये जो बारीकी का काम होता है ना, ये हमेशा सॉफ्ट चीजों पे होता है और गोल्ड, सिल्वर और जो प्लेटिनम है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। ये चार रीजन होने की वजह से ही हमारी जो ज्वेलरी बनती है वो प्लेटिनम और गोल्ड और सिल्वर से बनती है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? ठीक है, तो आपकी ये टोटल चार रीजन है जिनकी वजह से हम गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं। हम आयरन से ज्वेलरी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आयरन एक तो आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आयरन पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, ठीक है। दूसरा, आयरन आपका शाइन भी नहीं करता, मतलब थोड़े दिन शाइन करेगा लेकिन थोड़े दिन के बाद वो डल हो जाता है, ठीक है। तीसरा, आपका जो आयरन है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड मेटल है, इसलिए उसको ना इजीली बेंड भी नहीं किया जा सकता। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, एक काम करता हूं मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या बोला गया है। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल बट स्टिल यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। देखो आपको पता है जो एल्यूमिनियम है ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, लेकिन फिर भी हम अपने घर में जो खाने वाले बर्तन है वो हम एल्यूमिनियम से ही क्यों बनाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो इसके ना टोटल 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि जो एल्यूमिनियम है ना उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यह है कि अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पकाओगे ना, तो जो आपका एल्यूमिनियम वाला बर्तन है वो आपका हीट की वजह से इजीली मेल्ट नहीं होगा। देखो अगर आप लोहे के बर्तन में खाना पकाओगे तो क्या होगा, जो आपका लोहे का बर्तन है ना वो मतलब कुछ देर के बाद, आपको पता है लोहा जो गर्म होता है ना, तो लोहा आपका लाल हो जाता है, ठीक है। उसको और गर्म करोगे तो वो जो लोहा है ना वो आपका मेल्ट हो जाता है। लेकिन आपका एल्यूमिनियम है ना एक ऐसा मेटल है जो कि आपका इजीली मेल्ट नहीं होता, यानी कि उसको जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाओगे ना, एक्सट्रीम जब गर्म करोगे उसको, तब जाके वो मेल्ट होता है, वो नॉर्मल हीट से मेल्ट नहीं होता। क्लियर है एवरीवन? ठीक है। अब इसका दूसरा रीजन ये है कि जो आपका एल्यूमिनियम है ना वो आपका एक बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या होता है कि वो अपने अंदर से ना हीट को इजीली पास होने देता है। देखो क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल ये आपका एल्यूमिनियम का बर्तन है, ठीक है। नीचे से आपने आग लगाई, ठीक है, आग दे रहे हो उसको, नीचे से हीट दे रहे हो, राइट। ऊपर बर्तन के अंदर आपका खाना रखा हुआ है। तो अगर आपका एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होगा ना, तो क्या होगा, वो नीचे की हीट को है ना इजीली ऊपर नहीं जाने देगा। लेकिन आपका एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि नीचे से जो हीट आप दे रहे हो उसको, वो आपका हीट इजीली खाने तक जाने देगा, ठीक है, जिससे आपका जो खाना है वो इजीली पक जाएगा। क्लियर, समझ में आया? और तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन ये है कि आपका ना एल्यूमिनियम एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जिसकी वजह से ना वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करता है, अपने सरफेस पे ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है। और उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3।
क्लियर है एवरीवन। तो क्या होता है ना, जो एल्यूमिनियम है एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है ना उसके साथ रिएक्ट करके अपने सरफेस पे ना क्या बना देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है ना ये आपकी नॉन रिएक्टिव है, यानी कि ये रिएक्टिव। देखो एक बात है ना हमेशा याद रखना, एल्यूमिनियम जब अकेला रहेगा ना तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, लेकिन जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है ना तो वो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो आपका नॉन रिएक्टिव होता है। तो जब आपके एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ना तो वो नीचे वाले एल्यूमिनियम को किसी और चीज से रिएक्ट करने नहीं देती, क्योंकि आपका ये मान लो फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का बर्तन है, ठीक है, उसके सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ गई जो कि नॉन रिएक्टिव है। तो एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो आपके डायरेक्टली एल्यूमिनियम तक तो पहुंच नहीं पा रही ना, बीच में तो लेयर है, और वो ऐसी लेयर है जो ना तो ऑक्सीजन को नीचे अंदर जाने दे रही है, मतलब डायरेक्टली एल्यूमिनियम तक नहीं जाने दे रही है, और वो ना खुद रिएक्ट कर रही है। इसीलिए आपका जो नीचे वाला एल्यूमिनियम है ना वो आपका सेफ हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, नेम द फॉलोइंग। यहां पे आपके पास टोटल 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों पार्ट में आपको नाम बताने हैं। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में क्या बोला गया है, ए लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल। जो आपको ना एक ऐसा नॉन मेटल बताना है जो कि कलर्ड भी है, लस्ट्रस यानी कि वो चमक भी रहा है। तो इसमें ना बहुत सारे बच्चे पता क्या गलती करेंगे, वो ना आंसर में गोल्ड या सिल्वर लिख के आ जाएंगे, जो कि टोटली गलत है। इस क्वेश्चन में आपसे नॉन मेटल पूछा है, ना कि मेटल, ठीक है। अगर आपसे मेटल पूछा होता तो आप गोल्ड सिल्वर इनका नाम लिख के आ सकते थे, लेकिन आपसे नॉन मेटल पूछा है, और ऐसा नॉन मेटल आपको बताना है जो कि आपका लस्ट्रस यानी कि चमकता भी है और साथ में उसमें कोई कलर भी है। देखो आपको पता होगा कि बहुत सारे है ना नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो चमकते तो हैं लेकिन उनमें कलर नहीं होता, लेकिन आपको इसमें कलर वाला नॉन मेटल बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका आयोडीन, ठीक है। आयोडीन आपका नॉन मेटल भी है, चमकता भी है, और इसका खुद का एक कलर भी होता है, जो कि आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। सभी बच्चों को मेरे को कमेंट में जरूर बताना है कि आयोडीन का कलर क्या होता है, मुझे देखना है कि तुम्हें कितना आता है, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से मेरे को ना कमेंट्स में आयोडीन का कलर बताओ, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया है, ए मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन पाम, यानी कि आपको ऐसा मेटल का नाम बताना है जो कि आप जब उसको अपनी हथेली पे रखोगे ना, हथेली पे रखते ही वो मेल्ट हो जाए। इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चों की गलती होने के चांसेस है। पता है बच्चे क्या करेंगे, इसमें ना आंसर में मरकरी लिख के आ जाएंगे। देखो मानता हूं जो मरकरी है ना वो आपका लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ना ऐसे मेटल का नाम बताना है जो हथेली पे रखने के बाद मेल्ट हो। अगर आप मरकरी को नॉर्मली मतलब कहीं पे भी रखे रहोगे ना तो भी वो ऑलरेडी लिक्विड है, वो आपके हाथ में रखने के बाद लिक्विड नहीं बना है, वो पहले से ही लिक्विड था, ठीक है। तो मरकरी इसमें गलत आंसर है। आपको इसमें ऐसा नाम बताना है जो हाथ पे रखने के बाद लिक्विड बना है, ठीक है। तो इसमें ना 2 आंसर हो सकते हैं। इसमें एक आंसर आएगा आपका गैलियम, ठीक है, और दूसरा आंसर आएगा सीजियम। अब देखो टेक्निकली है ना जो आपका सीजियम है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सीजियम है ना आपका ऐसा हाई रिएक्टिव मेटल है कि अगर आप उसको अपने हाथ पे रखोगे ना वो मेल्ट तो हो जाएगा, ठीक है, वो हाथ पे रखते मेल्ट तो हो जाएगा, लेकिन मेल्ट होने के बाद वो आपके ना हाथ तक से रिएक्ट कर जाता है, वो आपके हाथ को जला देगा, ठीक है। तो सीजियम को नॉर्मली आप अपने हाथ पे नहीं रख सकते। मानता हूं वो हाथ पे रखते मेल्ट तो होगा, आंसर में आप सीजियम लिख के आ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि ऐसा मेटल बताओ जो हाथ में रखने के बाद मेल्ट हो। लेकिन सीजियम को ना आप प्रैक्टिकली अपने हाथ पे नहीं रख सकते, क्योंकि सीजियम आपके हाथ के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो मैं आपको बोलूंगा इस क्वेश्चन में ना आंसर में सिर्फ आप गैलियम लिख के आना। देखो अगर आपसे एक नाम पूछा है तो आप गैलियम लिख के आओगे, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ए लिखा हुआ है, यानी कि आपको सिर्फ एक मेटल का नाम बताना है, तो आप आंसर में गैलियम लिख के आना। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में 2 नाम पूछे हैं तो आप गैलियम और सीजियम दोनों लिख के आना, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला गया है, ए मेटल विच इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आपको ऐसे मेटल का नाम बताना है जो अपने अंदर से ना हीट इजीली पास नहीं होने देता। तो इसमें आंसर आएगा लेड, LEAD, लेड। लेड आपका एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि ये आपका ना हीट का इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब होता है कि वो अपने अंदर से ना हीट को इजीली पास नहीं होने देता। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? देखो इसमें टोटल 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट का मैंने आपको आंसर बता दिया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ए मेटल फॉर्म्स एन ऑक्साइड हैविंग फॉर्मूला M2O3। आपका एक मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाता है ना वो आपका कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट डिसॉल्व्स बोथ इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज इन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो
तो देखो यार, इसमें ये बोला गया है कि आपका ना एक मेटल एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऐसा ऑक्साइड बनाता है, और वो जो ऑक्साइड है ना वो आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। और मेरे को ना जल्दी से पहले तो ये कमेंट करके बताओ उस चीज को क्या बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। मैं ये बता देता हूं, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक बेसिकली वो चीज होती है जो आपके एसिड और बेस दोनों के साथ खुद रिएक्ट कर सकता है। क्लियर? ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आइडेंटिफाई द मेटल। आपको सबसे पहले तो उस मेटल का नाम बताना है, ठीक है, एंड राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन। तो आपको इस क्वेश्चन में इक्वेशन भी बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले ना थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको जो फॉर्मूला बता रखा है वो फॉर्मूला लिख लो। एक काम करो, M2O3, ठीक है। अब देखो आपको पता है ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है ना वो कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका किस तरीके से बना होगा थोड़ा सोचना, ठीक है। एक तरफ M ले लो, एक तरफ O ले लो। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। अब देखो यहां पे आपका 3 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो मेटल है ना इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। सिंपल सी बात है। तो मेटल की वैलेंसी 3 है। तो आपको ऐसा मेटल सोचना है जिसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो आप बताओ जल्दी से मेरे को कौन सा मेटल होगा वो? सबको बताया यार, जिसकी वैलेंसी 3 होती है कौन सा मेटल है वो है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आपका M क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। और वो जो ऑक्साइड आपका बनेगा वो ऑक्साइड कौन सा बनेगा? वो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। क्लियर है एवरीवन? और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना ये आपका एम्फोटेरिक होता है, यानी कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अब आपको ना इस ऑक्साइड को एसिड के साथ भी रिएक्ट करके दिखाना है और बेस के साथ भी रिएक्ट करके दिखाना है, और वो जो रिएक्शन है ना उस रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको ना इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। तो पहले काम करते हैं, इसको ना हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो जब आपका Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? एक काम करते हैं, हम ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा AlCl3, ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड साथ में आपका वाटर निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि देखो एल्यूमिनियम क्या है? ये आपका मेटल है, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड हमेशा किस नेचर का होता है? वो बेसिक नेचर का होता है। तो जब आपका एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो आपको पता है जब एक बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और उस रिएक्शन में क्या निकलता है? आपका वाटर निकलता है, ठीक है। इसको बैलेंस आप खुद कर लेना, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसने हमारे एसिड के साथ तो रिएक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवा के दिखाते हैं। तो अब मैं ना इसका रिएक्शन आपको दिखाऊंगा बेस के साथ, ठीक है। तो बेस में हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डालेंगे। तो एक काम करते हैं, हम कौन सा बेस ले लें? चलो एक काम करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो जब आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो देखो यहां पे ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब आपका मेटल ऑक्साइड भी एक बेस होता है, लेकिन ये जो मेटल ऑक्साइड वाला जो बेस है ना ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में बहुत ही लो बेस है, ठीक है। ये आपका वीक बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है और जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना वो आपका वीक बेस होता है। तो यहां पे ना ये जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एक तरीके से आपका एसिड का काम करेगा, ठीक है। और यहां पे एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? यहां पे भी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और यहां पे भी आपका पानी पक्का बनेगा। और साथ में यहां पे ना एक और चीज बनेगी जो कि है सोडियम एल्यूमिनेट। और बहुत सारे बच्चों को ना सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला पता नहीं होता, तो मैं बता देता हूं, NaAlO2, ठीक है। ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला है और साथ में आपका वाटर भी बाहर आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? तो आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना ये आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है एंड साथ में बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। और जो केमिकल आपके दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्लियर है एवरीवन? तो समझ में आया? और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है और ये सेम क्वेश्चन ना आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। देखो सीबीएसई के पेपर में क्या होता है ना, एक क्वेश्चन को पूछने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट आपका कितने मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है। तो अभी मैंने आपको ना इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ के बताया, अब मैं आपको दूसरे तरीके से पढ़ के बताता हूं। तो ये जो सेम क्वेश्चन है ना ये आपका दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, राइट केमिकल इक्वेशंस दैट शोज एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस। तो इसमें आपसे सिंपली वो इक्वेशन पूछी गई है जिसमें आप ये दिखा सको कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना एसिड और साथ में बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पे ना आपको जो केमिकल फॉर्मूला है ना वो आपको गैस नहीं करना। देखो
ऊपर वाले में आपको केमिकल फॉर्मूला गैस करना था, आपको मेटल का नाम गैस करना था कि भाई जो मेटल है वो आखिर कौन सा है। लेकिन इसमें क्या किया, इसमें ना पहले ही आपको खुद मतलब बता रखा है कि आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इससे ऊपर वाले में क्या था कि हमें ना एम गैस करना था कि वो जो मेटल है ना वो आखिर कौन सा है, लेकिन इसमें खुद बता रखा है कि जो मेटल है ना वो आपका एल्यूमिनियम है। ठीक है, इसमें बस आपको इक्वेशन बतानी है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको ना दोनों की दोनों इक्वेशन अच्छे से बता दी, और इन इक्वेशन को ना आप खुद अच्छे से बैलेंस कर लेना। और अगर आपको बैलेंस करने में कहीं भी दिक्कत आए ना, आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, आपको मैं इक्वेशन बैलेंस करके बता दूंगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ए मेटल पी व्हेन एक्सपोज्ड टू मोस्ट एयर। मोस्ट एयर का मतलब क्या होता है, ऐसी एयर जिसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी, आपको पता है एयर के अंदर ऑक्सीजन तो होती है, साथ में आपका वाटर भी प्रेजेंट होगा, यानी कि H2O प्रेजेंट होगा। ठीक है, फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लूजेस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस, ओके, एंड अटेन्स ए ग्रीन कोटिंग। देखो यहाँ पे ना दो चीजें बताई गई है कि आपका जो मेटल है ना वो एक तो ब्राउन कलर का है, ठीक है, और कभी भी आपसे ऐसे मेटल की बात की जाए जो कि आपका ब्राउन कलर का हो ना, आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आना चाहिए, वो है आपका कॉपर। ठीक है, एक चीज तो ये, और दूसरा हिंट इसमें एक और दे रखा है कि उसके ऊपर है ना एक कोटिंग आ जाती है। कब आती है वो कोटिंग, जब उसको वाटर वेपर वाली एयर के अंदर रखा जाता है, और वो जो कोटिंग है ना वो कौन से कलर की होती है, वो आपके ग्रीन कलर की होती है। देखो किसी भी मेटल को आप जब मॉइस्ट एयर यानी कि वाटर वेपर के प्रेजेंस में रखोगे ना, तो उसके ऊपर हमेशा क्या लगता है, जंग लगता है। जंग का मतलब रस्ट, ठीक है, उसको रस्ट लगती है। दो कलर की रस्ट है ना बहुत फेमस है, एक तो वो रस्ट जो आयरन पे लगती है, आयरन पे जो रस्ट यानी कि जो जंग लगता है वो कौन से कलर का होता है, वो होता है आपका रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे रेडिश ब्राउन कलर के कोटिंग की बात की जाए ना, तो समझ जाना वो जंग कौन से मेटल पे लगा है, आयरन पे लगा है। और दूसरा होता है वो जंग जो कि कॉपर पे लगता है, कॉपर खुद ब्राउन कलर का होता है, तो कॉपर के ऊपर जो जंग लगता है ना वो आपका ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एक तो कॉपर का कलर ब्राउन कलर का होता है, और कॉपर के ऊपर जो जंग लगता है ना वो ग्रीन कलर का होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसके अंदर दो हिंट दे रखे हैं, एक तो ये ब्राउन कलर एंड साथ में ये ग्रीन कोटिंग। ठीक है, इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये जो आपका मेटल पी है ना, ये आपका क्या है, ये कॉपर है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो हमारा ये जो मेटल पी है ये आपका सबको पता है क्या है, कॉपर है, जिसको हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोला गया है, व्हाट हैज हैपेंड। आपको बताना है कि ये जो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की ये जो कोटिंग आई है ये आखिर क्यों आई है। तो देखो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली क्या हुआ है, कॉपर के ऊपर है ना जंग लग गया है, यानी कि रस्ट लग गया है। तो यहां पे ना आपको केमिकल इक्वेशन लिख के बतानी पड़ेगी। देखो कॉपर को आपने एयर दी, एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, क्योंकि एयर क्या होती है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज। ठीक है, एयर के अंदर बहुत अलग अलग तरह की गैसेज है, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, मतलब बहुत सारी तरह की गैसेज आपके एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो एयर में आपकी जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, ये आपके इस कॉपर के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। साथ में आपको ना एक और चीज बोली गई है कि ये जो एयर है ना ये आपकी मॉइस्ट है, यानी कि इसके अंदर मॉइस्चर है, और मॉइस्चर जहां पे होता है वहां पे क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहां पे आपका वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो जब आपका कॉपर के साथ ये तीन चीजें रिएक्ट करती है ना, तो आपका क्या बनता है, आपका रस्ट बनता है, यानी कि जो जंग है ना वो बनता है। ठीक है, और जो जंग है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो है आपका CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3, और ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की सरफेस पे उसके वो आ जाती है ना, कोटिंग आ जाती है ना, उसे बोलते हैं। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या बोला गया है, राइट द नेम, नेम भी आपने बता दिया, ये कॉपर है, मेटल का नेम बताना था। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन कलर्ड कंपाउंड, ग्रीन कलर कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी हमने बता दिया। ठीक है, लिस्ट 2 वेज टू प्रिवेंट द प्रोसेस, यानी कि आपको ना कॉपर को जंग लगने से बचाना है। ठीक है, तो आपको ऐसे दो तरीके बताने हैं जिससे हम कॉपर को जंग लगने यानी कि ये ग्रीन कलर की लेयर लगने से बचा सके। तो देखो लोहे को हम जंग लगने से कैसे बचाते हैं, या तो लोहे के ऊपर पेंट कर दो, या फिर लोहे के ऊपर ग्रीस लगा दो, या फिर लोहे के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दो, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। या फिर आप है ना कॉपर के साथ एक और चीज कर सकते हो, और वो चीज क्या है, वो है ना आप कॉपर का
अलॉय बना दो। अलॉय बनाने से क्या होगा ना, कॉपर की जो प्रॉपर्टीज है ना रिएक्ट करने वाली, वो कॉपर की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो कॉपर है ना वो आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका ये जो जंग है यानी कि जो रस्ट है वो आपका नहीं बनेगा। ठीक है, एक प्रोसेस तो आप क्या कर सकते हो, कॉपर का अलॉय बना सकते हो, और दूसरा प्रोसेस आप क्या कर सकते हो, आप है ना कॉपर के ऊपर पेंट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, यानी कि जिंक की कोटिंग कर सकते हो। चौथा प्रोसेस आप ग्रीसिंग कर सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो कॉपर के ऊपर। कॉपर के ऊपर अगर आप ग्रीस लगा दोगे तो क्या होगा, कॉपर का जो सरफेस है ना वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के टच में नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो डायरेक्टली आपके कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, बीच में आपकी ग्रीस आ गई। सेम जब आप कॉपर के ऊपर पेंट करोगे तो सेम वही चीज होगी कि जो कॉपर के ऊपर आपने पेंट किया है ना, वो जो पेंट है ना वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली कॉपर के टच में जाने ही नहीं देता, बीच में पेंट आ जाता है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो आप इन 4 प्रोसेस में से कोई भी 2 प्रोसेस लिख के आ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ 2 प्रोसेस पूछा है। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। व्हाट हैपेंस टू पोटेशियम एंड सोडियम इफ दे आर केप्ट इन ओपन? तो देखो यार, आपको पता है पोटेशियम और सोडियम है ना आपके बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये इतने रिएक्टिव है कि आपके एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं ना उन तक से रिएक्ट कर जाते हैं। और आपको पता है सोडियम को अगर पानी मिल जाए ना तो सोडियम में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। सेम आपका पोटेशियम के साथ भी है। पोटेशियम और सोडियम आपके इतने रिएक्टिव है कि ये ना पानी तक से रिएक्ट कर जाते हैं, और आपका पानी ना बहुत ही एक स्टेबल चीज है, पानी ना जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव हैं कि वो पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो अगर आप पोटेशियम और सोडियम को ओपन में रखोगे ना, यानी कि खुले में रखोगे ना, तो क्या होगा, ये इतने रिएक्टिव है कि आपके एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ना उनके साथ रिएक्ट करके आग लगा देंगे। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को कभी भी ओपन में नहीं रखते। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला गया है। व्हाई आर दे इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल? कि आपके जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं इसको हम कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरा बीकर है, ठीक है, यानी कि मेरा एक बर्तन है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, कैरोसिन ऑयल डाल रखा है। ठीक है, ये कैरोसिन ऑयल से मैंने इस बीकर को भर दिया। ठीक है, और ये मान लो मेरा सोडियम है। ठीक है, ये मेरा पर्पल कलर का सोडियम है। तो अब देखो यहां पे बाहर क्या है, बाहर ऑक्सीजन है, क्योंकि बाहर क्या है, हवा है। ठीक है, लेकिन इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल रखा है, आपका कैरोसिन ऑयल डाल रखा है, और उस कैरोसिन ऑयल के अंदर मैंने सोडियम को डाल रखा है। अगर ये सोडियम आपका ओपन में रखेंगे ना तो क्या होगा, ये सोडियम आपका एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ना उनके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और आपको पता है पानी और तेल ये एक दूसरे के ना बहुत ही बड़े दुश्मन होते हैं। तो ये जो पानी है ना ये आपका इस तेल के अंदर एंट्री कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है पानी और तेल कभी मिक्स होते ही नहीं है, राइट। तो ये एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ये आपके इस तेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, और एंट्री नहीं करेंगे तो ये सोडियम तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो सोडियम आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, राइट। समझ में आई बात? तो इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों डालते हैं, ताकि एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ना वो आपके सोडियम तक ना पहुंच पाए। ठीक है, और अगर नहीं पहुंचेगी तो सिंपल सी बात, रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, और रिएक्शन नहीं होगा तो आपको पता है सोडियम में आग नहीं लगेगी, तो हमारा जो सोडियम है ना वो सेफ रहेगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया कि पोटेशियम और सोडियम को हम कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं, ताकि पोटेशियम और सोडियम में आग ना लगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे ना आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि इस केमिकल रिएक्शन का रिवर्स क्यों पॉसिबल नहीं है। तो पहले ना एक काम करते हैं, इस केमिकल रिएक्शन को देखते हैं क्या बोला गया है इसमें, कि आपने ना क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक को डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, और ये जो आपका कॉपर है ना ये आपका बाहर निकल जाएगा। क्लियर? और आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इस रिएक्शन का रिवर्स क्यों पॉसिबल नहीं है। तो देखो पहले तो एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है मैंने कई बार देखा है, ये जो रिएक्शन है ना एग्जाम में बहुत बार अलग अलग तरीकों से पूछी गई है। ठीक है, तो पहले काम करेंगे, इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना, एंड साथ में आपका कॉपर बाहर निकल गया। एक चीज है ना आपको इस रिएक्शन के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए, वो क्या है, वो है आपके कलर्स। आपको ना हर चीज का कलर पता होना चाहिए। तो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, आपका ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो रिएक्शन होने से पहले जब आप चीजों को मिलाओगे ना तो रिएक्शन का कलर क्या था,
आपका ब्लू कलर था, ठीक है, क्योंकि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। लेकिन जब आपका रिएक्शन हो जाएगा ना, रिएक्शन होने के बाद आपका क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। और जो जिंक सल्फेट है ना, ये आपका कलरलेस होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। यानी कि क्या होगा, स्टार्टिंग में जब आपने चीजें मिलाई तब स्टार्टिंग में कलर क्या था, ब्लू कलर था। लेकिन रिएक्शन जब हो जाएगी ना, उसके बाद वो जो ब्लू कलर है वो आपका गायब हो जाएगा और पूरे सॉल्यूशन का कलर क्या बन जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर किसका था, कॉपर सल्फेट का कलर था। लेकिन रिएक्शन के बाद तो कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं, राइट, समझ में आई बात। और ये जो कॉपर है इसका कलर क्या होता है, आपको पता है कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, समझ में आई बात है। तो पूरा रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपका कलरलेस हो जाएगा और साइड में ना थोड़ा बहुत ब्राउन कलर की चीज पड़ी होगी और वो ब्राउन कलर की चीज क्या है, वो आपका कॉपर होती है, ठीक है, समझ में आया। एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है इस रिएक्शन को ना कई बार घुमा के पूछा जाता है, कई बार है ना आपसे कलर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ना पूरी रिएक्शन के साथ उसके जो कलर है ना वो भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है एवरीवन? अब मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये था कि ये जो रिएक्शन है ना, इसका रिवर्स क्यों पॉसिबल नहीं है। रिवर्स मतलब देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, हमने जिंक को है ना कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाला है तो आपकी रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर मैं जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर को डालूंगा तो क्या ये वापस ये चीजें बनेगी, नहीं बनेगी। देखो मैं लिख के दिखाता हूं, आपको अच्छे से समझाता हूं। तो हमने क्या किया, हमने ना कॉपर को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाला तो आपकी ना कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों रिएक्शन नहीं होगी? क्योंकि आपको ना सारी चीजें पता होनी चाहिए कि पूरी जो रिएक्शन है ना वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है, वो होती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। देखो ऊपर वाली रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि यहां पे ना जिंक आपका ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना वो आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। तो यहां पे जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया और कॉपर की जगह जिंक आ गया और जो कॉपर है वो बेचारा बाहर निकल गया। लेकिन नीचे क्या है, नीचे अपोजिट है। यहां पे कॉपर जो है ना वो आपके जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉपर जो है ना वो आपका लेस रिएक्टिव है, जिंक आपका हाई रिएक्टिव है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो हाई रिएक्टिव होता है ना वही आपके लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है, जिंक आपका हाई रिएक्टिव है, तो कॉपर बेचारा जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता और रिप्लेस नहीं करेगा तो आपकी रिएक्शन भी नहीं होगी, ठीक है। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना इसके ऊपर बेस्ड मैं गारंटी दे रहा हूं आपका 2 नंबर का क्वेश्चन लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जो हाई रिएक्टिव है, कौन से ऐसे एलिमेंट है जो लेस रिएक्टिव है, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए मेटल X combines with a non-metal Y by the transfer of electrons to form a compound Z। तो यहां पे ना क्या बोला गया है, एक आपका मेटल है X, ठीक है, और ये कंबाइन होता है एक नॉन मेटल के साथ। एक मेटल और एक नॉन मेटल जब मिलते हैं ना तो क्या बनता है, आपका एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। देखो जब आपके 2 नॉन मेटल मिलते हैं ना वो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, लेकिन जब आपका एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलता है तो क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे X क्या है, X आपका मेटल है, Y क्या है, Y आपका नॉन मेटल है। तो ये आपको जो Z बनेगा ना ये आपका एक आयोनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसफर। देखो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना तो आपका जो बॉन्ड बनता है वो आपका आयोनिक बॉन्ड बनता है और आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उसे आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और जब आपके इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो आपका आयोनिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर है एवरीवन? इतना तो आपको बेसिक चीजें पता होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना टोटल 4 चीजें पूछी गई हैं, चारों को हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में देखो क्या बोला गया है, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड इन कंपाउंड जेड। आपको ना बॉन्ड का टाइप बताना है। तो ये तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, वो होता है आपका आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है एवरीवन? अब इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड जेड। तो देखो जो आपका कंपाउंड जेड है ये आपका क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। और आयोनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि ये आपके इजीली ना तो मेल्ट होते हैं ना ये इजीली आपके बॉयल होते हैं, इनको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है। क्लियर है एवरीवन? आयोनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है।
अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, विल दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन कैरोसिन और पेट्रोल। ये आपसे पूछा गया है कि ये जो आपका आयोनिक कंपाउंड है क्या ये आपका पेट्रोल और कैरोसिन में मिक्स हो सकता है? नहीं मिक्स हो सकता। आपने केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी कि सेम टाइप की चीजें है ना, सेम टाइप की चीजों में ही मिक्स होती है। यहां पे देखो आपका ना आयोनिक कंपाउंड क्या पेट्रोल और कैरोसिन में मिक्स हो सकता है? देखो आयोनिक कंपाउंड है ना, आयोनिक कंपाउंड में ही मिक्स होगा, ठीक है। अब कैरोसिन और पेट्रोल है ना आपके आयोनिक कंपाउंड नहीं होते, तो आपका आयोनिक कंपाउंड कैरोसिन और पेट्रोल में मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में ही मिक्स होता है, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो, ठीक है। आपका जो आयोनिक कंपाउंड है यानी कि जो कंपाउंड जेड है ये आपका कैरोसिन और पेट्रोल में मिक्स नहीं होगा, क्योंकि कैरोसिन और पेट्रोल जो है वो खुद आयोनिक नहीं है। क्लियर? चलो अब इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो इस पार्ट में देखो क्या बोला गया है, विल दिस कंपाउंड बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि क्या कंपाउंड जेड यानी कि ये जो आयोनिक कंपाउंड है क्या इसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? यस, पास हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो पहले मैं इसका आंसर लिख लेता हूं। यस, इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी, लेकिन जब आपका आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होगा ना तब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आपका नमक ले लेते हैं, ठीक है। नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड, राइट। यहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहां पे सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है। क्लोरीन क्या है? ये एक नॉन मेटल है। तो मैंने आपको बताया ना, एक मेटल और एक नॉन मेटल जब आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो वो आपका जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। तो जो नमक होता है ना, जो हम अपने खाने में डालते हैं, वो जो नमक है ना, उस नमक में से ना आपकी बिजली पास नहीं हो सकती। कब पास नहीं हो सकती? जब आपका वो नमक सॉलिड स्टेट में हो। सॉलिड स्टेट में जब कोई भी आयोनिक कंपाउंड होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप उस नमक को पानी में डाल दोगे यानी कि पानी में मिक्स कर दोगे और उस फिर पानी में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो यहां पे कंडीशन है कि आयोनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होगी जब आपका आयोनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि आपका जो आयोनिक कंपाउंड है ना वो या तो आपका मोल्टन स्टेट में हो यानी कि वो मेल्ट हो यानी कि वो पिघला हुआ हो, ठीक है। कोई भी चीज पिघल जाती है तो वो लिक्विड बन जाती है, आपको पता है। या तो वो आयोनिक कंपाउंड आपका मोल्टन स्टेट में हो या फिर आपका वो आयोनिक कंपाउंड एक्वा स्टेट में हो। एक्वा स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो आयोनिक कंपाउंड हमने क्या किया, उसको पानी में मिक्स कर दिया। क्लियर एवरीवन? सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और ये चीज है ना एग्जाम में बहुत बार मतलब थोड़ा सा घुमा के पूछी जाती है। आपसे बोल देंगे कि भाई मेरे पास है ना एक आयोनिक कंपाउंड है, वो सॉलिड फॉर्म में है, तो बताओ क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? नहीं होगी, ठीक है। आप बस ये मत याद रख लेना कि भाई आयोनिक कंपाउंड बताया था भैया ने कि आयोनिक कंपाउंड में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। नहीं, आयोनिक कंपाउंड में से तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इसमें एक कंडीशन है कि आपका जो आयोनिक कंपाउंड है या तो वो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए या फिर वो एक्वा सॉल्यूशन में होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो इसी के साथ यार हमारे जो टॉप 10 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। लेकिन यहां पे ना मैं आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देने वाला हूं और इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको कमेंट्स में बताना है। और जो बच्चा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सही दे देगा ना, मैं ये मानूंगा कि यार उस बच्चे को ना ये पूरा चैप्टर अच्छे से आता है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, इनका यार जो लेवल है ना वो थोड़ा सा हाई है। तो जो आप आंसर दोगे ना थोड़ा सा सोच समझ के देना, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूं, इन सभी को इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है, आपको कमेंट्स में बताना है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि एक्वा रेजिया क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना। तो आपका ना एक कंपाउंड है XO की फॉर्म में, ठीक है। एंड वहीं पे एक दूसरा कंपाउंड है जो कि X2O3 की फॉर्म में है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों को ना मैंने वाटर के अंदर डाला, ठीक है। दोनों को मैंने वाटर के अंदर डाला, लेकिन जो XO है ना इसके अंदर क्या चेंज देखने को मिला मेरे को? जब मैं XO को वाटर के अंदर डालता हूं तो क्या बनता है? मेरा ना बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली गैस निकलती है जो कि बबल्स की फॉर्म में निकल रही है। लेकिन जब मैं H2O3 को वाटर के अंदर डालता हूं तो मेरे नो बबल फॉर्मेशन, कोई भी बबल्स नहीं बनते हैं, ठीक है। कोई भी बबल्स नहीं बनते। ये आपको रीजन बताना है। आपको ना यहां पे X का नाम नहीं बताना है, आपको ना रीजन बताना है कि जब मैं XO को वाटर के अंदर डालता हूं तो मेरी गैस निकलती है जो कि बबल्स की फॉर्म में निकलती है।
एंड वहीं पे जब मैं X2O3 को वाटर के अंदर डालता हूं तो कोई भी बबल्स नहीं निकलते। ये आपको रीजन बताना है कि XO में बबल्स क्यों निकलते हैं और X2O3 में बबल्स क्यों नहीं निकलते। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर जो बच्चा अच्छे से देगा वो यार मैं ये मानूंगा कि उस बच्चे को ना पूरा चैप्टर बिल्कुल अंदर तक समझ में आ गया। ठीक है, तो सभी बच्चे यार जल्दी से ना मेरे को कमेंट्स में इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताओ और मैं फिर चेक करूंगा कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया। क्लियर एवरीवन, होप करता हूं यार आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में ना मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल के वो क्वेश्चन कराए हैं जो आपके पिछले 10 साल से ना बार बार रिपीट हो रहे थे। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, मैंने ना इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी आपका जो कार्बन वाला चैप्टर है ना, उस चैप्टर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। उस वीडियो का जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हो। और बाकी यार आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए। जिस चैप्टर की सबसे ज्यादा डिमांड आएगी ना, मैं आपको सबसे पहले उस चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और देखो यार इस वीडियो को बनाने में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, ये क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है। और आप देख सकते हो मेरी आंखें लिटरली लाल हो गई हैं। एक लाइट यहां जल रही है, एक इधर जल रही है, एक इधर जल रही है, एक वहां सामने जल रही है। तो इतनी लाइट है ना आंखों में गिर रही है ना कि आंखें लाल हो गई हैं, आंखों में से पानी आ रहा है। मैं बार बार साफ कर रहा हूं। तो यार इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, तो इतना तो बनता है कि यार तुम प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और जाते जाते यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनकी भी जो एग्जाम्स की तैयारी है ना वो अच्छी हो सके। और चैनल को तो तुमने यार ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मैं आपको बोलूंगा यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब मैं आपको अगली वीडियो में अगले चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताऊं ना तो आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।